Assalamu alaikum, with the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. Today we are going to discuss about lab number 5 topic, that is stability criteria for control systems, Laplace domain and route stability criteria. ठीक है, तो आज की जो लैब का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हम स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर जो आपका लैप्लास डोमेन में उसमें हम किस तरह से स्टेबिलिटी को देख रहे होते हैं और स्टेबिलिटी रेंज हम किस तरह से फाइंड करते हैं राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के, और हम उसको किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब। तो हम जो है कुछ प्रिलिमिनरी एनालिसिस करेंगे टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ गिवन सिस्टम इन लैप्लास डोमेन। ठीक है, लैप्लास डोमेन में हम किसी भी सिस्टम को जो डिफाइन करते हैं वो बाय मींस ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो प्रीवियस लैब्स में हमने ये चीज़ कवर की है कि हम किस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स को इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उस ट्रांसफर फंक्शन के को जो है प्लॉट्स करेंगे यूजिंग इट्स पोल्स एंड जीरोस। ये पोल्स एंड जीरोस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट करके और उनकी लोकेशन की बेसिस के ऊपर हम उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। इन पोल्स और जीरोस की लोकेशन की बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। ठीक है, तो आज की लैब में हम ये सारी बातें करेंगे कि पोल्स और जीरोस की लोकेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बता रही होती है। ठीक है, और हम उसको एस्टेब्लिश करेंगे और वेरीफाई करेंगे रेंज इन विच द सिस्टम रिमेन स्टेबल यूजिंग राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। यानी राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से जो हमारी रेंज आ रही होगी उसको आप जो है प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ने हमें जो रेंज बताई थी कि इस रेंज में सिस्टम स्टेबल है, इससे बाहर अगर हम जाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल्स और जीरोस। पोल्स और जीरोस क्या होते हैं आपके पास सिस्टम के। ठीक है, पोल्स आपके पास सिस्टम में वो होते हैं जो आपके ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल होता है दैट डिफाइंस योर पोल्स। ठीक है, उसके पास आपके सिस्टम के पोल्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, अब वो जो पोल्स की इंफॉर्मेशन होती है कितने पोल्स होंगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास लैप्लास का जो ऑर्डर है वो बता रहा होता है कि आपके सिस्टम में कितने पोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है, ठीक है, तो उसका जो हमने ट्रांसफर फंक्शन देखा था दैट वाज एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर लैप्लास की 2 था। ठीक है, इस तरह से उस सिस्टम के अंदर आपके पास 2 पोल्स होंगे। ठीक है, अगर वो ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हो जाता तो उधर आपके पास सिस्टम के अंदर 3 पोल्स होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो पोल्स जो है नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे आप अपने सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को देखते ही बता सकते हैं कि मेरे सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके पॉलिनोमियल में की हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 3 है, तो इसके अंदर जो है वो 3 पोल्स होंगे। ठीक है, अब उन पोल्स की लोकेशन क्या होगी वो आप मैथमेटिकली जो है वो उसको सॉल्व करके जो है वो निकालते हैं। ठीक है, बट मैटलैब आपको वो डायरेक्टली बता सकता है। ठीक है, अब उसके लिए आपने करना क्या होता है, आपने अपने डिनोमिनेटर को डिफाइन करना होता है मैटलैब में। ठीक है, एंड देयर इज अ रूट्स कमांड। ठीक है, आप इस रूट्स की कमांड को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, अब ये आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम बिकॉज दिस 4 इज एस की पावर 0, एस की पावर 1 एंड एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है, इसके अंदर 2 पोल्स होंगे। ठीक है, अब उस पोल्स की लोकेशन क्या होगी मैटलैब आपको डायरेक्टली कंप्यूट करके दे सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग द रूट्स कमांड। ठीक है, तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से जो है वो लूं और इसको ले जाके मैटलैब के अंदर मैं फिलहाल इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड आई इंसर्ट दिस। तो अब मैंने अपना एक डिनोमिनेटर डिफाइन कर लिया, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का डिनोमिनेटर डिफाइन कर लिया, और मैं इसके रूट्स अगर देखना चाहूँ तो जैसे ही मैं इसको जो है वो रन करूंगा तो इसने मुझे दिखा दिया कि मेरे सिस्टम के अंदर 2 पोल्स हैं। ठीक है, और इन दोनों की लोकेशन -1.5
प्लस 1.322 आयोटा एंड माइनस 1.5 माइनस 1.32 आयोटा। ठीक है, अब ये आयोटा क्या है, ये आयोटा के साथ जो वैल्यू है दिस शोज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर पोल्स। ठीक है, और ये आपके पास रियल पार्ट आपके पोल का है। ठीक है, जब भी हम लैप्लास डोमेन को जो है वो प्लॉट करते हैं तो आपके पास जो है वो एक रियल एक्सिस होता है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है। ठीक है, और एक आपके पास इमेजिनरी एक्सिस होता है जो कि आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है। अभी हम इस पोल्स को प्लॉट करके भी देखेंगे कि किस तरह से इनका प्लॉट आ रहा होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपके पास जो होती है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब जीरोस क्या होता है, जिस तरह डिनोमिनेटर आपके पोल्स की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, सिमिलरली जीरोस की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके न्यूमरेटर कैरी कर रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर कॉपी कर लूं और यहाँ ले आऊं, ठीक है, तो अब ये मैंने एक न्यूमरेटर डिफाइन किया है। ठीक है, न्यूमरेटर उसके इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जो है इसके न्यूमरेटर में, इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम तो नहीं कहूंगा लेकिन न्यूमरेटर का ऑर्डर मैं फर्स्ट कह सकता हूँ उसे, क्योंकि इसके अंदर एच की पावर 0 और एच की पावर 1 तक मैक्सिमम जा रहा है, तो एक एक फाइनाइट जीरो मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, अब उस फाइनाइट जीरो की लोकेशन क्या होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वही रूट्स की कमांड लेंगे, लेकिन इसके इनपुट आर्गुमेंट में इस दफा हम डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर को जो है वो पार्स इन कर देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि ये न्यूमरेटर की रूट्स की लोकेशन को कैलकुलेट करके जीरोस में सेव कर देगा। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा, ठीक है, तो इसने मुझे पोल्स की लोकेशन बता दी कि दीज आर द लोकेशन ऑफ माय पोल्स एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ माय जीरो। बिकॉज ये इसके जो पोलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट ऑर्डर 1 था, तो इधर एक जीरो था, तो एक जीरो की इसने लोकेशन हमें बता दी। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसका जो है वो इसको जो है ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूँ, न्यूमरेटर 1 कॉमा डिनोमिनेटर 1। तो अब ये मेरा एक ट्रांसफर फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंबाइंडली क्रिएट करेंगे और वो एक सिस्टम के अंदर जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको जाके इवेल्यूएट करूंगा तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया मेरे सिस्टम का s+2 एस स्क्वायर प्लस 3s+4। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 है एस की, इस वजह से इसके अंदर दो पोल्स मौजूद है। न्यूमरेटर में जो है वो हाईएस्ट पावर 1 है, इस वजह से इसके अंदर एक जीरो मौजूद है, उस जीरो की लोकेशन -2 है, और जो दो पोल्स आपके पास मौजूद है इसकी लोकेशन आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, अच्छा, हम इस ये जो पोल्स और जीरोस हैं इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए आपके पास जो कमांड यूज होती है दैट इज pzmap। ठीक है, और आप इसके अंदर फिर अपने ट्रांसफर फंक्शन को जो है वो इनपुट कर देते हैं। तो इससे होता क्या है आपके पास, ये आपके पोल्स और जीरोस को प्लॉट करके दिखा देगा। पोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, जो कि यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है। ठीक है, और जीरोस आपके पास जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एस जैसा कि अभी हमने बात की कि ट्रांसफर फंक्शन जो है हमारे सिस्टम का, इसके अंदर एक जीरो मौजूद है और दो पोल्स मौजूद हैं, तो ये दो पोल्स की लोकेशन आ गई और ये आपके पास एक जीरो की जो है वो लोकेशन आ गई। अच्छा, सेकंड पार्ट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो लैपलास डोमेन होता है उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो आपके पास रियल एक्सिस होते हैं, तो आप देखेंगे रियल एक्सिस आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है और इमेजिनरी एक्सिस आपके पास जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस की लेबलिंग ये रही, रियल एक्सिस की लेबलिंग ये रही। ठीक है, अब आपका जो जीरो है वो किस लोकेशन पे मौजूद है, -2 के ऊपर, जो कि आपकी कमांड ने बताया था रूट्स की। ठीक है, आप इसको ग्राफ से जाके भी रीड कर सकते हैं कि मेरे जीरो की लोकेशन क्या है। जैसे ही आप अपने माउस को इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके जीरो की लोकेशन -2 है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर डैम्पिंग 1 है, ओवरशूट इतना है और फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी है। ठीक है, ये तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप अपने कर्सर को जो है वो
पोल के ऊपर होवर करेंगे तो ये आपको पोल की डिटेल्स बताना शुरू हो जाएगा कि पोल की लोकेशन -1.5 -1.32 आयोटा, ठीक है। तो ये जो सेकंड पोल की लोकेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही थी, ये वही लोकेशन जो है वो हमें ये ग्राफ भी शो कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा पोल है ये आपके पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी लोकेशन -1.5 प्लस 1.32 आयोटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी सिस्टम की पोल्स और जीरोस को जो है वो प्लॉट करके देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस रूट्स की कमांड को यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। अगर आप पीजेड मैप के पीछे जो है वो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स लगा दें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूं p, c इक्वल, ठीक है, और फिर मैं इसको रन कर लूं, तो यहाँ पे देखें इसने मुझे जो है वो प्लॉट करने के बजाय, दिस टाइम मेरे पास जो है वो प्लॉट होने के बजाय पोल्स और जीरोस p और z वेरिएबल के अंदर सेव हो गए, ठीक है। -1.5 ये सेम वेरिएबल्स है, ठीक है। तो आपके पास ये ऑल्टरनेटिव है कि आप रूट्स की कमांड की जगह pz मैप की कमांड से ही जो है वो मैटलैब की कमांड विंडो में अपने आंसर्स को प्लॉट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको हटा दें तो आपके पास वो चीज ग्राफिकली भी जो है वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और फिर आप अपने कर्सर को उसके ऊपर रख के लोकेशंस को बआसानी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो पोल और जीरोस को प्लॉट करके वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पोल और जीरोस पीजेड मैप की जो कमांड है ये सिर्फ एक सिस्टम को ही नहीं बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स के ट्रांसफर फंक्शंस को भी जो है वो प्लॉट आप एक ही कमांड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या होता है, आपके लैब मैनुअल में इधर बताया हुआ है कि अगर आपने सिर्फ एक सिंगल सिस्टम के पोल जीरोस को प्लॉट करना है तो आप उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफाइन करें और पीजेड मैप में डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनपुट आर्गुमेंट कर दें, तो वो इस सिस्टम का जो पोल और जीरो का मैप है वो प्लॉट कर देगा, ठीक है। या ऑल्टरनेटिवली आप उसको एज अ ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर दें और फिर pz मैप sys1 करके आप उसको जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। इस sys1 के पास पोल और जीरो दोनों की इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे आप सेपरेटली दोनों को जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर आपने मल्टीपल सिस्टम्स को के पोल जीरो मैप को प्लॉट करना है, ठीक है, तो आप पहले अपने सिस्टम 1 को डिफाइन कर देंगे और उसको एज अ ट्रांसफर फंक्शन सेव करा देंगे। देन आप अपने सिस्टम 2 को डिफाइन कर देंगे और उसको एज अ ट्रांसफर फंक्शन सेव कराएंगे, और लास्ट में आप उसको pz मैप की कमांड में दोनों ट्रांसफर फंक्शंस को जो है वो इनपुट कर देंगे सेपरेटेड बाय दिस कॉमा, ठीक है। इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं कि अगर हम मल्टीपल पोल्स सिस्टम्स के जो है वो पोल जीरो मैप को प्लॉट करना चाहते हैं तो उसकी वजह से आपके पास उसके बाद आपके पास जो सिस्टम होता है वो किस तरह से जो है वो रन हो रहा होता है। ये p यहाँ पे स्मॉल होगा और अब इसे हम इवेल्युएट कर देते हैं। तो अब ये देखें, एक इसने पोल जीरो मैप ब्लू कलर से प्लॉट कर दिया और एक इसने पोल जीरो मैप जो है वो रेड कलर से प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने कर्सर को ओवर करेंगे तो ये बता देगा कि ये जो जीरो है रेड कलर वाला, दिस बिलोंग्स टू सिस्टम 2, ठीक है, जो आपने सेकंड ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया है। इस जीरो की लोकेशन -3 है, इसके अंदर डैम्पिंग इतनी है, ओवरशूट इतना एंड फ्रीक्वेंसी। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो ऑन टॉप आ जाएगी। आप इन विंडोज को पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप वापसी किसी भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी विंडोज जो है वो वैनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो अपने सिस्टम्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपके पास तमाम जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि कौन सा पोल किस सिस्टम से बिलोंग करता है और उसकी लोकेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप सारी चीज़ें ग्राफ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैटलैब की कमांड विंडो में आपको लोकेशन लिखी हुई नज़र आ जाए, तो आप जो है वो रूट्स की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको लेफ्ट इनपुट आर्गुमेंट जो है वो सप्लाई कर सकते हैं pz मैप के अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो देखा था। यानी अगर आप लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट जो है वो दे दें इसको पी जेड इक्वल पी जेड मैप सिस्टम, तो इससे आपको क्या होगा, इस सिस्टम के जो पोल और जीरोस की लोकेशन है वो इस पी और जी के अंदर जो है वो सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल और मल्टीपल सिस्टम्स को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास जो लैप्लास डोमेन में है वो क्या होता है, अ सिस्टम इज कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग थ्री क्राइटेरियाज। अगर हम स्टेबिलिटी की रिस्पेक्ट से बात करें तो आपके पास तीन कैटेगरीज के अंदर सिस्टम जो है वो लाई हो रहा होता है। ठीक है, द फर्स्ट कैटेगरी इज स्टेबल सिस्टम, कि आपका सिस्टम स्टेबल कब होगा। योर सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ ऑल पोल्स लाइज इन लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है आपके सिस्टम की डिपेंड कर रही होती है आपके सिस्टम के पोल्स के ऊपर। ठीक है, नॉट ऑन जीरोज, आपके सिस्टम के पोल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो आपने देखना होता है कि आपके सिस्टम के जो पोल्स हैं उनकी लोकेशन क्या है। अगर वो सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन से क्या मुराद है, ये जो आपके पास जीरो है ये आपके पास जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, आपके सिस्टम का जो ओरिजिन है वो 0 0 है। ठीक है, तो जीरो से अगर आप इमेजिनरी रियल एक्सिस के ऊपर देखें, अगर वो लेफ्ट हाफ पर है, ठीक है, यानी तमाम पोल्स की जो लोकेशन है उनका जो रियल पार्ट है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, अगर उनके रियल पार्ट के अंदर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स कि वो तमाम पोल्स आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे होंगे। अगर आपका सिस्टम लेफ्ट हाफ प्लेन पे सारे पोल्स आपके मौजूद हैं, ये अभी आप देखें दोनों सिस्टम्स हैं, इन दोनों सिस्टम के जो पोल्स हैं उन सब की लोकेशन के जो रियल पार्ट है उसके अंदर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने पोल्स की लोकेशन को देखते हैं और फिर बताते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं। सबके अंदर आप देखेंगे नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ओरिजिन यहाँ पर है, ये आप जीरो देख रहे हैं, दिस इज योर ओरिजिन। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड के ऊपर आपके तमाम पोल्स मौजूद हैं, तो ये दोनों के दोनों सिस्टम आपके पास इस कंडीशन के अंदर स्टेबल होंगे। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया आपके पास क्या है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम में क्या होता है, इफ एनी, ठीक है, अगर कोई एक भी, अगर आपके सिस्टम के अंदर चार पोल्स हैं उसमें से कोई एक पोल भी, ठीक है, या कोई दो पोल, एक या उससे ज्यादा पोल जो है वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, और बाकी जितने भी रिमेनिंग है वो अगर लेफ्ट हाफ प्लेन पर है, फॉर एग्जांपल फोर पोल का सिस्टम है, तो दो पोल आपके जो है वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है और बाकी तमाम जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन पर। इमेजिनरी एक्सिस से क्या मुराद है कि आपके सिस्टम में जो आपके पोल्स हैं उनका ये रियल पार्ट जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, इन एनी केस आपके सिस्टम के जो पोल है उसका रियल पार्ट अगर जीरो हो जाए, ठीक है, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है, ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो बल्कि ये जीरो हो जाए, तो इस सिनेरियो में आपके पास जो सिस्टम होगा वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कोई एक या एक से ज्यादा पोल अगर इस लाइन के ऊपर लाई कर जाए, ठीक है, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो आपका जो रियल एक्सिस है वो जीरो हो जाएगा, बट इट विल हैव सम इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपका सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी पोल्स अगर लेफ्ट साइड पे हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, द थर्ड क्राइटेरिया इज अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम में क्या है कि कोई भी एक पोल, एक या उससे ज्यादा पोल अगर आपके राइट हैंड साइड पे चला जाए तो वो आपके पास जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो हमने जो है वो जब हमने लैब नंबर 9 की थी तो हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को, ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हमने जो डिस्क्राइब किया था वो हमने इस तरह से किया था
कि आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम में एक आपके पास ओमेगा होता है, दैट इज योर नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो जेड आपके पास होता है दैट इज योर डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये दो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं जिससे आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, इसका जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से मैटलैब के अंदर डिफाइन करते थे, दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके और फिर उसको ट्रांसफर फंक्शन करके उसका पीजेड मैप करते थे। ठीक है, तो जब जीटा आपके पास जीरो होता था तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम होता था वो अनडैम्प्ड होता था। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई भी डैम्पिंग मौजूद नहीं है। इन दैट केस आपका जो सिस्टम होगा वो मार्जिनली स्टेबल होगा, ये बात हमने वहां पे की थी। ठीक है, अभी हम इस चीज को यहाँ पे पोल जीरो मैप के थ्रू भी देखते हैं कि वो आपको क्या यहाँ पे जो है वो दिखाता है। ठीक है, जैसे ही हम इसका पोल जीरो मैप करेंगे तो बिकॉज इसके अंदर डैम्पिंग जीरो है, ठीक है, और थ्योरेटिकली हमें ये बताया गया है कि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम वो होता है कि उसका कोई भी एक पोल जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे। ठीक है, तो वो आपके पास मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें, ये जो आपके दोनों पोल्स हैं ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है इसके अंदर, रियल एक्सिस इसका जीरो है। ठीक है, अगर मैं इसकी लोकेशन देखूं तो ये देखें रियल पार्ट इसका जीरो है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आपका रियल पार्ट किसी भी केस के अंदर जीरो हो जाए तो वो आपके पास जो है वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि आपके पास जो रियल पार्ट है वो मौजूद नहीं है आपके सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपके पास मार्जिनली सिस्टम की एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड आपके पास जो क्राइटेरिया जो हमने देखा था कि अगर आपका जीटा बिटवीन जीरो यानी ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन वन हो तो वहां पे आपके पास जो सिस्टम होता है वो आपके पास जो है वो अंडर डैम्प सिस्टम होता है। ठीक है, अंडर डैम्प सिस्टम में आपके पास जो पोल्स होते हैं उनके अंदर रियल पार्ट भी मौजूद होता है और उनके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। मैटलैब में हमने ये एक अंडर डैम्प सिस्टम जो है वो डिफाइन कर दिया है 0.5 करके। अब जब हम जाके इसका पीजेड मैप जो है वो देखेंगे तो इसके अंदर आप देखें आपके पास रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होगा ये आपके पास होगा अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम में हमेशा जो है रियल और इमेजिनरी बोथ पार्ट मौजूद होते हैं। अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर आपके पास क्या सिनेरियो होता है कि रियल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मौजूद हैं आपकी पोल की लोकेशन में तो वो आपके पास अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा। ठीक है, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम में आपके पास क्या होता था, ये जो डैम्पिंग फैक्टर होता था वो आपके पास 1 होता था। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉट करके देख सकते हैं कि क्रिटिकल डैम में आपके पास क्या सिनेरियो होगा। अब आप ये देखें कि आपके जो दोनों पोल्स हैं वो एक ही पोजीशन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस पोल की लोकेशन जो है इसके अंदर सिर्फ रियल पार्ट मौजूद है, नो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आपके पास जो क्रिटिकल डैम सिस्टम होता है उसमें बोथ पोल की लोकेशन सेम होती है, दोनों पोल एक ही लोकेशन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, और उस लोकेशन के अंदर आपके पास इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं होता, सिर्फ रियल पार्ट आपके पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ऑब्वियसली वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये दिखाया हुआ है कि क्रिटिकल डैम्प सिस्टम के अंदर आपके जो दोनों पोल्स हैं वो सेम लोकेशन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, और उनके पास सिर्फ रियल पार्ट होगा, उनके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ओवर डैम्प्ड में आपके पास क्या होता था, आपका जो डैम्पिंग फैक्टर होता था दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हम जाके इसके
पोल जीरो मैप को जो है वो देखेंगे, तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके पास दो पोल्स मौजूद हैं, ठीक है। इन दोनों पोल्स में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों पोल्स के अंदर जो लोकेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। दोनों रियल एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन दोनों की जो लोकेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ओवरडैम्प्ड के केस में आपके पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन दोनों पोल्स की लोकेशन सेम नहीं होगी, बल्कि वो डिफरेंट होगी, ठीक है। जबकि आपके पास जो क्रिटिकल टाइम सिस्टम था उसके अंदर जो है वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद आपके पास लेकिन पोल की जो लोकेशन होती हैं वो सेम होती हैं। तो अगर अब मैं इसको समराइज करूं, तो आप ये इस डायग्राम को देखें, ये आपके पास जो है वो लैप्लास डोमेन है, ठीक है। ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, और ये आपके पास जो है वो रियल एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है। दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ओरिजिन है 0 0, ठीक है। तो इस ओरिजिन की राइट हैंड साइड पे जितना भी ये आपके पास क्रॉस हुआ हुआ एरिया है, दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। अगर इस एरिया के अंदर आपके पास कोई एक भी पोल आ जाए तो वो आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। अगर आपके पोल्स जो है वो सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई रियल पार्ट मौजूद नहीं है, नहीं उसके अंदर रियल पार्ट 0 है, तो वो आपके पास अनडैम्प्ड केस होगा, ठीक है। अंडरडैम्प्ड केस के अंदर आपके जो पोल्स होंगे वो हमेशा रियल और इमेजिनरी बोथ पार्ट से जो है वो उनकी लोकेशन के अंदर उसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। क्रिटिकल डैम्प में आपके पास दोनों पोल्स एट सेम पॉइंट होंगे, ठीक है, और उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ओवर डैम में आपके पास क्या होगा, सिमिलर टू क्रिटिकल डैम, इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है, लेकिन दोनों पोल्स अपार्ट होंगे एक दूसरे से, यानी दूर होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट सिनेरियो इस फिगर 5.5 में जो है वो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट जो है वो दिखा रहा है कि पोल्स एक्सपेक्टेड कहाँ होंगे। अगर आप पोल्स की लोकेशन देख के भी आप बता सकते हैं कि सिस्टम ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है या अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके ये जो स्टेबिलिटी रेंज है वो आपको क्या बताती है कि आपके पोल जब मूव होना शुरू होते हैं, ठीक है, तो उस पोल वो पोल किस डायरेक्शन में मूव होगा तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। अगर आपका पोल जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो, ये वाला, और ये वाला नीचे की तरफ मूव हो इधर से, यानी आपके रियल एक्सिस से आपके पोल दूर जाने शुरू हो जाए, ठीक है। रियल एक्सिस से आपके पोल्स जो हैं वो दूर होने लग जाएं, ठीक है, तो उस केस में आपके सिस्टम के अंदर लेस डैम्पिंग होगी, ठीक है। डैम्पिंग कम होगी, इसका मतलब क्या है, आपके सिस्टम के अंदर ज्यादा ऑस्किलेशन आएंगी, ठीक है। ज्यादा ऑस्किलेशन आएंगी तो आपका सिस्टम फास्ट होगा, लेकिन उसके अंदर ओवरशूट भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपके पोल्स रियल एक्सिस के करीब आना शुरू हो जाए तो आपके सिस्टम में जो है वो डैम्पिंग कम होनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको आप इधर से भी देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे रियल एक्सिस के करीब आना शुरू हो जाएंगे, आप क्रिटिकल डैम्प की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप रियल एक्सिस के करीब आएंगे तो आप क्रिटिकल डैम्प होंगे। क्रिटिकल डैम्प में हमने ये चीज जो लैब नंबर 9 के अंदर डिस्कस की थी कि जो है क्रिटिकल डैम्प में आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है, और जैसे जैसे आप रियल एक्सिस से दूर जाना शुरू हो जाएंगे तो आप इमेजिनरी एक्सिस के पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अनडैम्प्ड होता है, अनडैम्प्ड में आपके पास ओवरशूट मैक्सिमम होता है, लेकिन सिस्टम का रिस्पॉन्स भी जो है वो फास्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से ये भी बता रही है कि अगर आपका पोल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी की ऑस्किलेशन होंगी, ठीक है। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी की ऑस्किलेशन होंगी। अगर ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आपके पास सिस्टम का रिस्पॉन्स फास्ट होगा,
और ये अगर राइट की तरफ जाएगा तो आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, और राइट पे जाने के बाद आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल 1 में आपके पास द सिस्टम ट्रांसफर इज नोन देन वन कैन फाइंड पोल्स एंड जीरोस लोकेशन न्यूमेरिकली और प्लॉट देम ग्राफिकली यूजिंग मैटलैब, ठीक है। अब मैट न्यूमेरिकली आपने थ्योरी के अंदर देखा है कि हम किस तरह से पोल्स और जीरोस की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद आप उनकी लोकेशंस को देख के बता सकते हैं कि ये सिस्टम मेरे पास अंडर डैम्ड है, क्रिटिकल डैम्ड है, ओवर डैम्ड है या अनडैम्ड है, बेस्ड ऑन जो भी अभी हमने थ्योरी देखी और फिर उसके बाद उसको विजुअलाइज किया, ठीक है। ओके, राउट राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि राउट सर्विस क्राइटेरिया में बताता है दैट द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास जो होती है वो आपके सिस्टम का जो डिनोमिनेटर होता है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। हम डिनोमिनेटर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कहते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो के पास जो है वो पोल्स की आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और ये पोल्स ही आपके रोल प्ले कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो वो मार्जिनली स्टेबल है, अंडर डैम्ड है या क्रिटिकली डैम्ड है या ओवर डैम्ड है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो डिनोमिनेटर को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं कि आपके सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके सिस्टम का डिनोमिनेटर मेनली जो है वो डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्यू ऑफ एस, जो कि हम डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को कह रहे हैं, with positive real parts is equal to the number of changes in sign of the first column of the राउट array, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो राउट टेबल को जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास एक पॉलिनोमियल मौजूद है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल एन जो है वो आपका ऑर्डर है सिस्टम का, क्या आपके सिस्टम का ऑर्डर क्या है। अगर सेकंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एन आपका ऑर्डर डिफाइन कर रहा होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने राउट टेबल जो है वो ब्लैंक स्केच आपने सबसे पहले अपना बनाना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है तो एस क्यूब देन एस स्क्वायर एस वन एंड एस जीरो तक आपने जो है इसको बनाना होता है। तो ये आपको बता देता है कि आपके राउट टेबल के अंदर कितनी रोज मौजूद होंगी, ठीक है। रोज मौजूद होने के बाद जैसे हम मैंने कहा भी कि एन की वैल्यू जो है वो 3 है, तो हमने एस क्यूब एस क्यूब एस स्क्वायर एस वन और एस जीरो यानी 4 रोज हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो जाएगा वो जाएगा ए एन यानी A3, फिर A2, फिर A1 और फिर लास्ट में आपके पास A0 तक आपके पास तमाम कोफिशिएंट्स मौजूद होने चाहिए। अगर बीच में से कोई एस की पावर जो है वो मिसिंग है तो आप उसको एस जीरो कंपेयर जीरो सब्सटीट्यूट करके उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे हम मैटलैब के अंदर जो है वो ट्रांसफर फंक्शन को जो है वो डिफाइन करते वक्त न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मिसिंग एस की पावर्स होती थी उसको हम जो है वो कंप्लीट करते थे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मौजूद है, ठीक है, 3s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को देख के हमें पता चल गया कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो सिस्टम का क्या है, 3 थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, ठीक है। तो आपके पास 4 रोज होंगी, एस क्यूब एस स्क्वायर एस वन और एस जीरो, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जो है वो ये आपके पास A3, दिस इज योर A2, ये आपके पास A1 और लास्ट में आपके पास A0 मौजूद है, ठीक है। तो A0 भी एक वेरिएबल है, कैसे अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा राउट
टेबल बता दूं कि वो किस तरह से बनाया जाता है। तो थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमने पॉपुलेट कर लिया कि ये एस क्यूब होगा, एस स्क्वायर होगा, एस वन होगा और फिर लास्ट में एस जीरो आपके पास होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, ए एन, यानी ए थ्री, 3 - 2 आपके पास क्या हो जाएगा, ए वन, ठीक है। 3 - 4 आपके पास जो है वो A-1 हो जाएगा, जो कि आपकी पॉलिनोमियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी आपके पास ये थर्ड कॉलम नहीं जनरेट हो, सिर्फ आपके पास दो कॉलम जो है वो जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ए क्यूब की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे आपने A1 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे आपने ए स्क्वायर की A2 की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे आपने A0 की वैल्यू रखनी है, यानी 3 - 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये आपके पास A3 था, तो आपने यहाँ पे 3 रख दिया। A2 की वैल्यू उसके नीचे रखनी है, तो ये 3 आ गया। फिर A1 की वैल्यू इधर रखनी है, तो ये 2 आ गया, और फिर लास्ट में A0 की वैल्यू रखनी है, जो कि K है, आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ये दो रोज आपकी बन गए, अब आपने थर्ड रो बनानी, दैट इज Bn-1, ठीक है। Bn-1 का फॉर्मूला क्या है, -1 An-1। तो आपने इससे जो है इस मैट्रिक्स को जो है वो इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, यानी Bn-1 लेना है, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू को आपने नोट डाउन कर लेना है, An-1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ -1/3, 3 3 2 k, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 - k आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो है वो जीरो जीरो मौजूद है, तो जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो सब कुछ जीरो कर देंगे, तो इस वजह से जीरो हो गया। लास्ट में आपने C1 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने C1 की निकालने के लिए इससे ऊपर वाला ये नोट करना है, 1/2 - k, ठीक है। और फिर आपने ये वाला मैट्रिक्स जो है वो लेना है, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट k आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका राउट टेबल जो है वो पॉपुलेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास राउट टेबल जो है वो पॉपुलेट हो गया, ठीक है, फर्स्ट टेबल की कंडीशन, द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउट टेबल शुड नॉट कंटेन एनी साइन चेंज इन दिस इम्प्लाइज, आपके यहाँ के ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका, इसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। +3 +3 +2 +k, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो k ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर आपके पास 2 - k 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी यहाँ पे साइन चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका ये k लेस देन 0 होगा, यानी ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस k की जगह मैंने -1 रखा, तो ये आपके पास -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 +3 2 -1, ये आपके पास यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो इन तीनों रोज के अंदर साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपके पास साइन चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो राउथ की जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं कहता है कि जो पहला कॉलम है, इसके अंदर आपके पास कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंडीशन से उसी सूरत में फुलफिल हो सकती है कि जब आपके पास या तो ये वाला जो k है ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे साइन चेंज आ जाएगा। दूसरा, 2 - k ये भी ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये 2 - k आपके पास जो है वो लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे चेंज साइन चेंज आ सकता है इस रो के अंदर, ठीक है। तो आपने इन दोनों कंडीशन को उठा लिया कि पहली कंडीशन आपके पास आ गई कि k जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दूसरी कंडीशन आपने यहाँ से ड्राइव करनी है, 2 - k शुड बी ग्रेटर देन 0, ये एम्प्लॉय करता है कि k शुड बी लेस देन 2, ठीक है, यानी k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 से बड़ी वैल्यू हो गई, फॉर एग्जाम्पल k की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास 3 आएगा तो 2 - 3 विल बिकम -1,
तो ये +3 लेकिन यहाँ पे जो -1 आएगा वो आपके सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से जो है वो अगर k की वैल्यू 2 है तो 2 - 2 0 हो जाएगा, नो साइन चेंज। अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाए तो 2 - 1 इज +1, ठीक है। तो आपके पास साइन चेंज नहीं हो रहा है इस रो में, अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। इस वजह से हमने कंक्लूड किया कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 2 हो तो आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। अब ये k आया कहाँ से था? अब हम ये सिस्टम देख लेते हैं कि ये आपके पास एक प्लांट है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ये आपके पास प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन मौजूद है, ठीक है। अब हमने इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एक कंट्रोलर ऐड किया, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमने ऐड किया कि जिसके अंदर सिर्फ हमने इसके साथ इनपुट पे एक गेन लगा दिया। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो मेरे सिस्टम है, ये जो कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम है, ये किस रेंज तक स्टेबल रहेगा। अगर मैंने इस k की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, यानी 2 से अबव मैंने इस पे गेन अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो मेरा ये जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा और जो मेरा आउटपुट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैंने k की वैल्यू लेस देन 0 कर दी तो भी मेरे सिस्टम का जो आउटपुट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसी चीज को हमने इवेल्युएट करने के लिए ये रेंज निकाली कि हम जो कंट्रोलर का गेन है वो कितना रख सकते हैं। अगर हमने इससे ज्यादा या इससे कम करने की कोशिश करी तो हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, ठीक है। हम इसको जो है वो वेरीफाई भी करना है आपने अपनी लैब टास्क के अंदर, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास कैसे जनरेट हुई थी? अभी आपके पास एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसके अंदर एक आपके पास ये प्लांट का सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है और ये आपके पास एक कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में जब भी दो ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो जी सी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई जी पी ऑफ एस, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ये आपके पास एक फीडबैक सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम का जो फॉर्मूला होता था वो होता था कि आपका यहाँ का ओवरऑल गेन जो है, जो इन दोनों का मल्टीपल है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों का गेन मल्टीप्लाई बाय फीडबैक गेन। फीडबैक गेन यहाँ पे कितना है आपके पास? ये एक स्ट्रेट लाइन है। या हमने लैब नंबर 4 में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में देखा था कि अगर स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब ये है कि फीडबैक गेन आपके पास जो है वो यूनिटी है, यानी यूनिटी फीडबैक आपके पास सिस्टम में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से 1 आपको नहीं दिखाया हुआ। तो जी सी ऑफ एस जी पी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी सी ऑफ एस जी पी ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू के, ठीक है। ये आपके पास जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर सिर्फ k बचेगा, आपने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये निकलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? दैट विल बी दिस ओनली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी सिर्फ डिनोमिनेटर होगी, क्योंकि सिर्फ पोल्स आपके वो पार्ट होता है आपके सिस्टम का जो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा होता है। तो आपने हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को कंप्लीट लेना होता है और उसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप ये पूरा राउट टेबल जो है वो जनरेट करते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। फिर आप उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। पूरी रीजन निकाल लेते हैं कि किस रीजन के अंदर स्टेबल होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो लैब टास्क है उसके अंदर आपको यही काम करना होगा, ठीक है। इसको वेरीफाई करना होगा कि ये जो आपने रेंज निकाली है कि सिस्टम इस रेंज के अंदर स्टेबल है या अनस्टेबल है, ग्राफिकली आपने उसको ऑब्वियसली करना है, ठीक है। इस रेंज से अगर मैं बाहर वैल्यू डालता हूं तो मेरे सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने वो सारी की सारी जो है वो कमेंट्स उसके अंदर करना है। तो अब लैब टास्क देख लेते हैं। सबसे पहला लैब टास्क क्या है आपके पास? प्लॉट पोल्स एंड जीरोस एंड कंपेयर द फॉलोइंग टू ट्रांसफर फंक्शंस एंड एक्सप्रेस व्हिच वन हैज मोर डैम्पिंग एंड व्हाई, ठीक है। आपने इन दोनों के पोल जीरो मैप को जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है, एक साथ प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इनको कंपेयर करना है कि इन दोनों ट्रांसफर फंक्शन में
किसकी ज्यादा डैम्पिंग है और वो क्यों है। ठीक है, इन दोनों सवालों के आपने जवाब देने हैं। ठीक है, और इसका जो पोल जीरो मैप आपने प्लॉट किया होगा उसका आपने साथ में स्क्रीनशॉट लगाना है। ठीक है, और पोल्स की लोकेशन और जीरोस की लोकेशन भी उसके अंदर दिखानी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, प्लॉट पोल्स एंड जीरोस एंड एक्सप्रेस विच वन हैज फास्टर रिस्पॉन्स आफ्टर कंपेयरिंग द प्लॉट्स, ऑल्सो जस्टिफाई योर स्टेटमेंट विद थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने इन दोनों के पोल जीरो मैप्स को अगेन प्लॉट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने जो है उनकी जो प्लॉट्स हैं उन्हें कंपेयर करने के बाद बताना है कि किसका रिस्पॉन्स फास्टर होगा, किसका स्लो होगा, यूजिंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने सारे यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड किए हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है उन सबको यूज करते हुए आपने जो है वो बताना है कि किसका रिस्पॉन्स फास्टर होगा, और आपने उसे जस्टिफाई करना है, साथ में आपने उसके पोल जीरो प्लॉट को जो है आपने अटैच करना है। पोल्स और जीरोस की वैल्यूज को भी जो है वो आपने दिखाना है कि क्या है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमने रेंज निकाली है, ये जो सिस्टम है एग्जाम्पल 2 है दिस इज। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल 2 के अंदर आपने क्या करना है, आपने के की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फिर आपने पोल की लोकेशंस को नोट डाउन करना है। ठीक है, और फिर आपने अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। ठीक है, सेम काम आपने रिपीट करना है विद द चेंज कि आपने सिर्फ के की वैल्यू को चेंज करना है। पहले आपने के की वैल्यू 1 रखी थी, अब आपने के की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने सिस्टम के पोल जीरो मैप को जो है वो प्लॉट करना है। ठीक है, पोल्स की लोकेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी, पोल जीरो मैप आपके पास यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपने इसे कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद आपने उसकी स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। ठीक है, अब आपने के की वैल्यू को चेंज कर देना है 2 में। ठीक है, यानी के की वैल्यू अब आप 2 कर देंगे, और फिर उसके बाद आपने पोल्स की लोकेशन और उसकी स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। के की वैल्यू फिर -1 रखनी है, फिर के की वैल्यू 3 रखनी है, और सेम काम को रिपीट करना है। यानी ये 3 to 7 जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन के अंदर आपने काम सेम करना है। ठीक है, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ के, और फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने फिर बताना है कि आपने इस लैब के अंदर क्या सीखा है। ठीक है, तो ये जो है हमने इसके अंदर कवर कर लिया कि आप जो है सिर्फ पोल की लोकेशन देख के बता सकते हैं। ठीक है, पोल जीरो मैप को देख के बता सकते हैं कि आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, उसमें डैम्पिंग है या नहीं है। अगर मल्टीपल सिस्टम्स है तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा, किसका रिस्पॉन्स किस तरह से होगा। आप सिर्फ पोल्स को देख के भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट सून with न्यू लैब टॉपिक। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज।